हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन आई एम मनदीप पाटीदार। हम बात कर रहे थे हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में। आज हम बात करेंगे चैप्टर या यूनिट बोल सकते हैं हम 8 यूनिट 8 आपका है सर्जिकल ड्रेसिंग। इसमें बात करेंगे कॉटन, गॉज, बैंडेज और एडेसिव बैंडेज के बारे में। फिर इसकी जो फार्माकोपिल टेस्टिंग और ये है, हम साथ ही साथ किसी की देख लेंगे, कुछ की बाद में देखेंगे। अभी यदि हम बात करते हैं सर्जिकल ड्रेसिंग होता क्या है, व्हाट इज सर्जिकल ड्रेसिंग। सर्जिकल ड्रेसिंग इज अ टर्म अप्लाइड टू वाइड रेंज ऑफ मटेरियल्स यूज्ड फॉर द ड्रेसिंग ऑफ वुंड्स। मतलब ऐसी चीज़ें जो किसी वुंड की ड्रेसिंग के लिए यूज़ होती है उसको हम बोलते हैं सर्जिकल ड्रेसिंग। दे आर एम्प्लॉयड एज अ कवरिंग, एब्जॉर्बेंट, प्रोटेक्टिव्स और सपोर्टिव फॉर इंजर्ड और डिसीज टिश्यू। ये किस लिए यूज़ होती है, हम ड्रेसिंग किस लिए करते हैं, ये या तो कवर करे या एब्जॉर्बेंट के रूप में करे या प्रोटेक्टिव के रूप में या सपोर्ट के रूप में, किसको, जो इंजर्ड या डिसीज टिश्यू है, जिस टिश्यू में इन्फेक्शन है उसके लिए हम सर्जिकल ड्रेसिंग्स को यूज़ करते हैं। दे कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग कैटेगरीज। ये 4 कैटेगरी में हम लोग इसको कैटेगराइज करते हैं। पहला फाइबर्स, फैब्रिक्स, बैंडेज और सेल्फ एडेसिव प्लास्टर्स। अब फाइबर्स बात कर सकते हैं, प्लेन और मेडिकेटेड भी हो सकते हैं, फैब्रिक्स प्लेन और मेडिकेटेड भी हो सकते हैं। तो सर्जिकल ड्रेसिंग समझ में आया। सर्जिकल ड्रेसिंग क्या होती है, ये बहुत सारे मटेरियल्स है जो हम यूज़ करते हैं, किसके लिए, या तो कवरिंग के लिए करेंगे या एब्जॉर्बेंट के रूप में या करेंगे या प्रोटेक्टिव या फिर सपोर्ट, किसके, इंजरी हुई है उसके सपोर्ट में, या जो डिसीजेस जिसमें जिस टिश्यू में इंजरी हुई है या जिस टिश्यू में कोई डिसीज़ हुई है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए या सपोर्ट करने के लिए हम सर्जिकल ड्रेसिंग यूज़ करते हैं। सर्जिकल ड्रेसिंग की बात करते हैं तो ये 4 तरह में क्लासीफाई किया हमने, फाइबर्स, फैब्रिक्स, बैंडेज और सेल्फ एडेसिव बैंडेज या प्लास्टर्स भी बोलते हैं। अब फाइबर्स क्या होते हैं, फाइबर और फाइबर इज अ नेचुरल और मैन मेड सब्सटेंस दैट इज सिग्निफिकेंटली लॉन्गर देन इट्स विड्थ। ये मैन मेड होते हैं, इनको हम क्या करते हैं, ये जनरली इनकी विड्थ जो होती है वो बहुत कम होती है और लेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है। फाइबर्स आर ऑफन यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अदर मटेरियल। दूसरे मटेरियल्स को बनाने के लिए फाइबर्स का यूज़ होता है। द स्ट्रॉन्गेस्ट इंजीनियरिंग मटेरियल ऑफन इनकॉर्पोरेटेड फाइबर्स फ्रॉम एग्जांपल कार्बन फाइबर्स एंड अल्ट्रा हाई मोलिकुलर वेट पॉलीइथाइलिन। पॉलीइथाइलिन की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, फाइबर्स होते हैं। सिंथेटिक फाइबर कैन बी ऑफन बाय प्रोड्यूस वेरी चीपली एंड इट इज लार्ज अमाउंट कंपेयर टू नेचुरल फाइबर। सिंथेटिक फाइबर होते हैं और नेचुरल फाइबर होते हैं, ये समझो आप। और नेचुरल जो सिंथेटिक फाइबर है वो काफ़ी चीप होते हैं, काफ़ी सस्ते होते हैं। बट फॉर क्लॉथिंग नेचुरल फाइबर्स कैन बी गिव सम बेनिफिट सच एज कंफर्ट ओवर देयर सिंथेटिक काउंटर पार्ट्स। अब फाइबर्स का क्लासिफिकेशन, ये सबसे ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब याद करेंगे तो फाइबर्स को हम पहले हमने क्या करा, सर्जिकल ड्रेसिंग को 4 पार्ट में डिवाइड करा, फाइबर्स, फैब्रिक्स, बैंडेज और सेल्फ एडेसिव प्लास्टर्स। अब फिर हमने फाइबर्स पढ़ा, फाइबर्स नेचुरल, सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक। अब फाइबर्स का क्लासिफिकेशन कैसे हो गया, जो हमको हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो फाइबर्स को हमने डिवाइड किया कॉटन में, वूल, रेयन और वुड सेल्यूलोज। कॉटन को फिर सब डिवाइडेड करेंगे, अनमेडिकेटेड और मेडिकेटेड। अनमेडिकेटेड में एब्जॉर्बेंट कॉटन वूल, जो कॉटन हम एब्जॉर्बेंट के रूप में यूज़ करते हैं वो अनमेडिकेटेड होता है। मेडिकेटेड की बात करेंगे तो कैप्सिकम कॉटन वूल, ये एक एग्जांपल हो गया। आप फाइबर्स को याद रखो, फाइबर्स में कॉटन, वूल, रेयन और वुड सेल्यूलोज। फिर कॉटन को सब डिवाइडेड करा, अनमेडिकेटेड और मेडिकेटेड। अनमेडिकेटेड जो हमारा एब्जॉर्बेंट कॉटन होता है, मेडिकेटेड मतलब हमारा कैप्सिकम कॉटन हो गया। वूल की बात करेंगे तो एनिमल वूल फॉर चीरोपोडी। चीरोपोडी की यदि बात करते हैं हम तो जो डेड सेल्स पैर में आ जाती है, पैर में डेड सेल्स आ जाती है, और ये जो एनिमल वूल है ये जनरली आप शूज़ में देखते हैं, बहुत बार शूज़ में रहता है या शूज़ के कारण कुछ घाव हो जाता है पैर में तो वहाँ पर लगाते हैं। रेयान, ये लस्ट्रस और माल्ट। लस्ट्रस की बात करेंगे तो रीजनरेटेड सेल्यूलोज, इसमें सेल्यूलोज होता है, और माल्ट की बात करेंगे तो डीलस्ट्रेट रीजनरेटेड सेल्यूलोज होता है। अब वुड सेल्यूलोज की बात करेंगे तो सेल्यूलोज वेडिंग। ये फाइबर्स का हमारा क्लासिफिकेशन हो गया। यदि वो फाइबर्स लिखने में या सर्जिकल ड्रेसिंग में लिखने में आएगा तो हम इस तरह से लिखेंगे। अब एब्जॉर्बेंट कॉटन यदि पूछ लेता है तो क्या होता है एब्जॉर्बेंट कॉटन,
वूल या एब्जॉर्बेंट कॉटन। तो इसकी बात कर लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ एपिडर्मल ट्राइकोम्स फ्रॉम सीड्स ऑफ कल्टिवेटेड स्पीसीज ऑफ गॉसिपियम। जनरली आपने कॉटन देखा है जो गॉसिपियम स्पीसीज से हम ऑब्टेन करते हैं, फार्माकोग्नोसी में भी आपने पढ़ा होगा। तो ये क्या हो गया, कपास से हम लोग कॉटन, जो कपास के पौधे से हमको कॉटन मिलता है। इट इज़ अवेलेबल एज अ रोल और स्मॉल बॉल्स। आपने देखा होगा या तो कॉटन रोल्स होता है, रोल में अवेलेबल होता है, या स्मॉल छोटी छोटी बॉल्स में रहता है हॉस्पिटल्स में। इट एब्जॉर्ब वाटर एंड वुंड एक्सर्ट्स रेपिडली। अब जैसे कि ये क्या होता है, वाटर है उसको भी एब्जॉर्ब करता है, और आपका जो वुंड है वहाँ से जो लिक्विड मटेरियल निकलता रहता है उसको भी, उस मटेरियल को भी, या उस जो लिक्विड है उसको भी एब्जॉर्ब कर लेता है। आइडियली फाइबर्स ऑफ एब्जॉर्बेंट कॉटन वूल शुड बी वेल कार्डेड, ब्लीच्ड टू अ गुड वाइट, फ्री फ्रॉम लीफ, सीड्स, कोट एंड मस्ट बी फ्री फ्रॉम ऑप्टिकल वाइटनेस। मतलब क्या होता है, उसको क्लियर करते हैं, साफ करते हैं, उसमें कोई लीफ का पार्ट ना हो, कोई कोटिंग ना हो, और बिल्कुल वाइट हो। दे आर यूज फॉर फॉलोइंग पर्पस। क्यों यूज करते हैं जनरली हम एब्जॉर्बेंट कॉटन का? टू एब्जॉर्ब वुंड एक्सर्ट, वही वुंड का जो एक्सेसिव है पार्ट लिक्विड उसको एब्जॉर्ब कर ले। टू क्लीन एंड मेडिकेट द वुंड्स यूजिंग बैक्टीरियल सॉल्यूशन ऑफ द स्किन। आपने देखा होगा डॉक्टर उसमें बैक्टीरियल सॉल्यूशन रहता है उस कॉटन पर। कॉटन से क्या होता है, घाव को या स्किन को साफ करता है। तो किस काम में यूज हो गया आपका एब्जॉर्बेंट कॉटन? टू क्लीन और मेडिकेटेड। उसमें कभी कभी हम दवाई लगा कर उसके बाद लगाते हैं घाव पर, तो इसलिए हम इसको यूज करते हैं। टू गिव फिजिकल प्रोटेक्शन एंड वार्म टू द एरिया। अब जब क्या हो गया, जब आपको कहीं पे घाव हो गया, कहीं पे इंजरी हो गई, तो वहाँ पर फिर से फिजिकल प्रोटेक्शन के लिए हमने उस पर कॉटन रख दिया और उसको पैक कर दिया, और थोड़ी सी गर्माहट जिसको बोलते हैं वो बनी रहती है, इसलिए हम कॉटन को यूज करते हैं। टेस्ट जनरली ये पूछे जाते हैं, तो कॉटन का टेस्ट यदि हम बात करें तो ये आपको याद करना पड़ेगा। कैसे पता चलेगा कि वो कॉटन है? तो हम बात करेंगे कॉटन ऑन इग्निशन बर्न्स विद अ फ्लेम एंड गिव्स वेरी लिटिल ऑर्डर और फ्यूम्स। अब क्या होता है, जब हम उसको जलाते हैं कॉटन को, तो क्या होता है, फ्लेम्स देता है और एक हल्की सी स्मेल देता है। मॉइस्चर विथ 50 normal iodine and when nearly moisture with 50 normal iodine and when nearly dry added 80% weight by weight H2SO4 blue color is produced। यदि आप 50 नॉर्मल आयोडीन सॉल्यूशन में इसको वेट करते हैं, उसका ड्राई कर लिया, और इसके बाद हमने इसमें क्या ऐड किया, 80% H2SO4, तो ये ब्लू कलर देता है। ब्लू कलर आया मतलब आप समझ लीजिए कि ये प्योर कॉटन है। इन कोल्ड सल्फ्यूरिक एसिड 80% वेट बाय वेट कॉटन डिजॉल्व। जो यदि हम सल्फ्यूरिक एसिड की बात करेंगे तो कॉटन में डिजॉल्व हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड में। इन कोल्ड सल्फ्यूरिक एसिड 60% कॉटन रिमेन्स इनसॉल्यूबल। कोल्ड सल्फ्यूरिक एसिड यदि 60% आपने यूज करा है तो वो क्या होगा, इनसॉल्यूबल रहेगा। इन वार्म 40 डिग्री सेंटीग्रेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड कॉटन इज इनसॉल्यूबल। गर्म रहेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करते हैं, यदि HCl को 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करके भी हमने डाला तो भी वो उसमें वाटर कॉटन इनसॉल्यूबल रहेगा। कॉटन इज इनसॉल्यूबल इन 5% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। NaOH का यदि 5% सॉल्यूशन बनाते हैं और उसमें कॉटन को डिजोल्व करते हैं तो क्या होता है, डिजोल्व नहीं होगा। कॉटन गिव्स नो रेड स्टेन विद फ्लोरोग्लूसिनॉल एंड HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, रेड स्टेन नहीं देता। कॉटन इज इनसॉल्यूबल इन 90% फॉर्मिक एसिड, फिनॉल और एसीटोन। यदि हम कॉटन को फॉर्मिक एसिड, फिनॉल और एसीटोन में भी ऐड करने की कोशिश करेंगे डिजोल्व करने की, तो वो डिजोल्व नहीं होगा। अब हम बात कर लेते हैं फैब्रिक्स की। फैब्रिक्स को बात करें तो हम इसको बोल सकते हैं मेडिकल टेक्सटाइल। हमारी फार्मेसी के लिए, हॉस्पिटल फार्मेसी में जब बात करेंगे तो हम इसको मेडिकल टेक्सटाइल के रूप में भी बात करते हैं। यदि लिखने में आता है मेडिकल टेक्सटाइल्स के बारे में तो भी आपको फैब्रिक्स ही लिखना है। मेडिकल टेक्सटाइल कैन बी डिफाइंड एज अ फाइबर बेस्ड प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रक्चरल यूज फॉर द फर्स्ट एड और द क्लिनिकल ट्रीटमेंट ऑफ ए वुंड और मेडिकल कंडीशन। क्या हो गया कि ये इस तरह से बोल सकते हैं कि ये इस तरह के फाइबर है जो यूज होते हैं फर्स्ट एड में या तो क्लिनिकल ट्रीटमेंट के लिए, किसके लिए, वुंड और मेडिकेटेड कंडीशन, या मेडिकल कंडीशन कोई सी ऐसी हो गई
एक्सीडेंटल स्क्रैच हो गया, स्किन में कोई प्रॉब्लम हो गई, वहाँ पर हम फैब्रिक्स को यूज़ करते हैं। इट इज़ हाईली स्पेशलाइज एंड बायोकम्पेटिबल टेक्निकल टेक्सटाइल, काफ़ी स्पेशलाइज होते हैं, बायोकम्पेटिबल होते हैं। बायोकम्पेटिबल तो होना ही है क्योंकि आप ह्यूमन स्किन पे इसको यूज़ करेंगे। यूज टू मेडिकल एंड हाइजीन एप्लीकेशन कॉल्ड मेटेज। द कैरेक्टरिस्टिक रिक्वायर्ड ऑफ मेटेज वेरी डिपेंड्स ऑन द टास्क ऑफ विच दे आर टू बी यूज्ड। इसकी कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल आप चेंज हो सकती है, किस किस कारण से होती है, किस लेवल पे हम इसको यूज़ कर रहे हैं। सम एप्लीकेशन डिमांड टू प्रोटेक्टिव फंक्शन, कहीं पे प्रोटेक्टिव के रूप में यूज़ करते हैं, और कहीं पे एब्जॉर्प्टिविटी इसकी बहुत ज़्यादा होती है, एब्जॉर्ब कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर यूज़ करते हैं। कहीं पे इम्परमेएबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं। स्पेशल एंटी माइक्रोबायल फिनिशेस आर गिवन टू मेक टू मेडिकल टेक्सटाइल एंड इट इज़ एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस टेक्सटाइल। क्या हो गया, एंटी माइक्रोबायल फिनिशेस देते हैं ताकि इसमें माइक्रोबायल कंटामिनेशन ना हो। अब फैब्रिक्स की बात करते हैं तो फैब्रिक्स कैसा हो गया, इम्प्रेग्नेटेड और नॉन इम्प्रेग्नेटेड। इसमें आ गया प्लेन में सिल्क की बात कर सकते हैं। इम्प्रेग्नेटेड मैंने प्लेन में सिल्क, और लिनो में कॉटन, रेयन, और दोनों आ सकते हैं, कॉटन और रेयन। प्लेन सिल्क की बात करते हैं, वाटर प्रूफिंग ऑयल एंड रेजिन्स, ऑयल्ड सिल्क एंड रेजिन्स, या तो वाटर प्रूफ ऑयल रेजिन रहेगा और ऑयल सिल्क रेजिन रहेगा। इसका लिनो का एग्जांपल क्या हो गया, सॉफ्ट पैराफिन हो गया, पैराफिन गॉज ड्रेसिंग, जनरली सॉफ्ट पैराफिन भी हम यूज़ करते हैं। नॉन इम्प्रेग्नेटेड की बात करेंगे तो इसमें क्या हो गया, प्लेन विथ राइज नेप कॉटन। फिर इसमें लिंट्स की बात करेंगे, और दो तरह से कैटेगराइज हुआ, प्लेन विथ राइज नेप और दूसरा हो गया प्लेन कॉटन। इसमें लिंट्स की बात करेंगे, मेडिकेटेड, अनमेडिकेटेड। मेडिकेटेड में एब्जॉर्बेंट लिंट और इफ्लुवाइन लिंट। अब प्लेन कॉटन क्या होता है, प्लेन कॉटन की बात करेंगे, फैब्रिक्स में है प्लेन कॉटन। इसमें म्यूस्लिन, काफ़ी फार्मेसी में पढ़े हो म्यूस्लिन क्लॉथ क्या होता है, तो म्यूस्लिन, गाज और अनब्लीच्ड कैल्सिको। म्यूस्लिन में एब्जॉर्बेंट म्यूस्लिन, गाज आपके देखेंगे, गाज यदि गाज पट्टी यदि यूज़ करते हैं तो एब्जॉर्बेंट कॉटन गाज, फिर एब्जॉर्बेंट रिबन गाज और गाज पेट। कितना इन्फेक्शन हो गया, किस तरह का घाव है, किस चीज़ पे आप इसको यूज़ कर रहे हो, उस तरह से इसकी साइज और चौड़ाई देते हैं। गॉज पेड आपको काफ़ी बड़ा दिखेगा। आप रिबन गॉज की यदि बात करते हैं एब्जॉर्बेंट, तो ये रिबन लाइक, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहेंगे, और एब्जॉर्बेंट कॉटन गॉज, ये कॉटन का गॉज रहेगा। और तीसरा क्या हमने बात करी, अनब्लीच कैल्सिको। इस तरह से ये आपका क्या हो गया, फैब्रिक्स हमने कैटेगराइज कर दिया। इनप्रेग्नेटेड, नॉन प्रेग्नेटेड। इनप्रेग्नेटेड में प्लेन और लिनो, और इसमें लिंट्स और प्लेन कॉटन। अब बात करते हैं फैब्रिक्स की। इसमें सर्जिकल गॉज की यदि बात कर लेते हैं, कभी कभी पूछ लेते हैं मैन एग्जाम में कि सर्जिकल गॉज क्या होते हैं। तो सर्जिकल गॉज, द फंक्शन ऑफ सर्जिकल गॉज इज टू प्रोवाइड एन एब्जॉर्बेंट मटेरियल टू सफिशिएंट टेंसाइल स्ट्रेंथ फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग। सर्जिकल गॉज वह होता है कि जो आपको एक क्या देगा, एब्जॉर्बेंट मटेरियल देगा जिसकी जो सफिशिएंट टेंसाइल स्ट्रेंथ जिसकी हो फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए। इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सर्जिकल गॉज द रॉ कॉटन फाइबर इज मैकेनिकली क्लीन्ड एंड देन स्पून ऑन ट्विस्टेड इनटू ए थ्रेड एंड थ्रेड इन टर्न वूवन इनटू ए ओपन मेश क्लॉथ। अब क्या होता है कि यदि हम सर्जिकल गॉज की बात करते हैं तो सर्जिकल गॉज बनाने के लिए रॉ कॉटन का क्या होता है, पतले पतले फाइबर्स और थ्रेड में उसको कन्वर्ट करते हैं, फिर उसके सिलाई करते हैं किसके जैसे एक ओपन मेश क्लॉथ। इस तरह से उसको प्रिपेयर करते हैं कि ओपन मेश क्लॉथ की तरह वो बन जाए। दिस क्लॉथ इज ग्रे इन अपीयरेंस एंड नॉन एब्जॉर्बेंट। ये जो क्लॉथ बनेगा ये क्या होगा, नॉन एब्जॉर्बेंट होता है और ग्रे कलर का होता है। इट इज ब्लीच्ड व्हाइट एंड रेंडर्ड एब्जॉर्बेंट बाय सेम प्रोसेस एज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सर्जिकल कॉटन। जिस तरह सर्जिकल कॉटन को यूज़ करते हैं इसीलिए इसे फिर प्रिपेयर करते हैं एब्जॉर्बेंट कॉटन में। गॉज इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू इस मेश और नंबर ऑफ द थ्रेड पर इंच। इसकी जो मेश साइज रहती है उसके हिसाब से और 1 इंच में कितने थ्रेड है उस हिसाब से इसको फर्दर क्लासिफाइड किया जाता है। एब्जॉर्बेंट गॉज और अनमेडिकेटेड गॉज। इट इज़ अ सॉफ्ट कॉटन क्लॉथ ऑफ प्लेन वेव ओपन टेक्सचर। इट इज़ यूजुअली फोल्डेड लेंथ वाइज एंड इट इज़ वेरियस लेंथ। क्या होगा, ये
सॉफ्ट कॉटन क्लॉथ का प्लेन रहेगा, वेव एंड ओपन टेक्सचर रहेगा इसका। ये क्या होगा, फोल्ड करेंगे इसको हम, यूजुअली फोल्डेड लेंथ वाइज ये फोल्डेड होता है और अलग अलग डिफरेंट लेंथ में होता है। एज कॉटन इज द फॉर्म ऑफ स्पून थ्रेड, हेंस गॉज कैन बी अप्लाइड डायरेक्टली टू द वुंड फॉर ड्रेसिंग। अब क्या होगा, इसको हमने क्या कर रखा है, ये जो गॉज बना है इसमें आपको टेक्सचर इस तरह का मिलेगा, इसका विवन इस तरह का मिलेगा कि इसको आप डायरेक्टली वुंड पे अप्लाई कर सकते हो ड्रेसिंग करने के लिए। इट एब्जॉर्ब्स वाटर रैपिडली एंड मेनी लेयर्स आर यूज्ड टू एब्जॉर्ब द एग्जस्ट ऑफ गिव एडिक्वेट फिजिकल प्रोटेक्शन टू द लार्ज वुंड। जो घाव पे ये एक्सेसिव वाटर और जो लिक्विड वुंड्स का निकलेगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, काफ़ी ज़्यादा लहर रहती है, इसके कारण से ये फिजिकल प्रोटेक्शन भी देता है। एब्जॉर्बेंट गॉज की बात हो गई, ये अनमेडिकेटेड गॉज हो गया। अब गॉज पेड और गॉज सेब आपने देखा है, गॉज पेड भी आपने देखा होगा। गॉज पेड कुछ इस तरह से बड़ा सा रहता है। तो गॉज पेड हम कब यूज करते हैं, एब्जॉर्बेंट गॉज इज फोल्डेड इनटू स्क्वायर पेड। जब स्क्वायर पेड में इसको फोल्ड कर देते हैं, द गॉज में बी डेट विद द हार्मलेस डाई। अब इसमें हार्मलेस डाई रहती है। द नंबर ऑफ लेयर्स आर डायमेंशन ऑफ द पेड वेरी अकॉर्डिंग टू द बट द कॉमन साइज इज 5, 7.5, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, वायबल 8, 12, 16, 32 प्ले नंबर ऑफ लेयर्स। अब ये क्या 8, 12, 16 और 32 प्ले नंबर, इस तरह की इस पे लेयर होती है। टू मिनिमाइज एडिशन ऑफ शीडिंग ऑफ फाइबर्स, नो कट एज वुड बी विजिबल। स्मॉल गॉज पेड्स आर यूज्ड फॉर स्वेबिंग ड्यूरिंग सर्जरी। जनरली गॉज पेड मैक्सिमम टाइम सर्जरी के टाइम पे यूज़ करते हैं जब एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, उस समय हम क्या करते हैं कि गॉज को यूज़ करते हैं तो जो वो ब्लीडिंग है वो एब्जॉर्ब हो जाए। वेरियस ऑफ पेड्स आर यूजुअली फॉर वुंड ड्रेसिंग एंड पैकेजिंग वुंड्स को भी, जो बड़े घाव होते हैं उनको भी पैक करने के यूज़ में इसको हम गॉज को लाते हैं। अब बात करते हैं हम बैंडेज हमने काफ़ी देखी है, कितनी ही तरह की बैंडेज होती है, हम यूज़ भी कर चुके हैं। तो बात करेंगे आप बैंडेज इज पीस ऑफ मटेरियल यूज्ड आइदर टू प्रोटेक्ट सपोर्ट अ मेडिकल डिवाइस सच एज ड्रेसिंग और स्प्लिंट और ऑन इट्स ओन टू प्रोवाइड सपोर्ट और टू द रिस्ट्रिक्ट द मूवमेंट ऑफ पार्ट ऑफ द बॉडी। ये क्या हो गया, किसी आपने सर्जिकल वुंड या जो आपका कोई प्रॉब्लम हो गई किसी स्किन में या किसी ऑर्गन में कहीं पे, वहाँ पर सपोर्ट करने के लिए, किसके ड्रेसिंग के सपोर्ट करने के लिए ये रहती है या खुद सपोर्ट करने के लिए रहती है, ताकि आपका जो पर्टिकुलर एरिया या बॉडी का पार्ट है उसके मूवमेंट को भी काफ़ी टाइम पे ये रिस्ट्रिक्ट करती है। कैसे रिस्ट्रिक्ट करती है, जैसे कि आपने यदि आपके नी में कोई प्रॉब्लम है या एल्बो में कोई प्रॉब्लम है तो हम क्या करते हैं, क्रेप बैंडेज पहनते हैं कि नहीं पहनते हैं। तो उसी तरह ये बैंडेज हेल्प करती है, कभी कभी मूवमेंट को भी ये रोकती है। व्हेन यूज्ड विद द ड्रेसिंग इज अप्लाइड डायरेक्टली ऑन द वुंड एंड अ बैंडेज यूज्ड फॉर द होल्ड द ड्रेसिंग इन प्लेस। ड्रेसिंग के टाइम पे बात करेंगे तो कोई घाव है उस पर आपने ड्रेसिंग करी तो क्या हुआ, उस पर कॉटन लगाया उसको, तो उस ड्रेसिंग को होल्ड करने के लिए क्या चाहिए आपको, बैंडेज। अदर बैंडेज आर यूज्ड विदाउट ड्रेसिंग सच एज इलास्टिक बैंडेज दैट आर यूज्ड फॉर रिड्यूस स्वेलिंग और प्रोवाइड सपोर्ट टू अ स्प्रेड एंकल। अब स्प्रेड एंकल हो गया, आपको मोच आ गई और उसके बाद क्या करते हैं हम, तो वहाँ पर सपोर्ट करने के लिए जो स्वेलिंग है उसको कम करने के लिए क्या करेंगे, बैंडेज का यूज़ करेंगे। टाइट बैंडेज कैन बी यूज्ड टू स्लो ब्लड फ्लो सो एंड एक्सट्रीमली सच एज व्हेन अ लेग और आर्म इज ब्लीडिंग हेवीली। जब यहाँ पर आपको ज़्यादा एक्सेसिव स्वेलिंग हो रही है, वहाँ पर जो पैथोफिजियोलॉजी में आपने पढ़ा है कि एक्सेसिव ब्लीडिंग के कारण क्या होगा, वहाँ पर एक्यूमुलेशन हो जाएगा तो क्या होगा, स्वेलिंग होगी, तो उसको टाइटली हम बांध देते हैं। टाइटली यदि उसको बांध लेंगे, उसको पैक कर देंगे आप बैंडेज से, तो क्या होगा, वहाँ पर फ्लो कम हो जाएगा और स्वेलिंग कम हो जाएगी। बैंडेज आर अवेलेबल इन अ वाइड रेंज ऑफ टाइप्स फॉर जेनेरिक क्लॉथ स्ट्रिप्स एंड स्पेशलाइज्ड शेप्ड बैंडेज डिजाइन फॉर द स्पेसिफिक लिम्ब और पार्ट ऑफ द बॉडी। सिंपल क्लॉथ से लेके स्पेसिफाई तक बैंडेज बनती है और जिस पार्ट के लिए अलग अलग पार्ट के हिसाब से भी बैंडेज बनती है। बैंडेज कैन ऑफन बी इम्प्रूव्ड एज द सिचुएशन डिमांड्स यूजिंग क्लॉथिंग, blankets or other materials. In American English, the word bandage is often used for indicate a small gauze dressing attached to an adhesive bandage. अमेरिकन डिक्शनरी की यदि बात करें या अमेरिकन इंग्लिश की बात करें तो वो लोग वर्ड बैंडेज को इसलिए यूज़ करते हैं और वो गॉज ड्रेसिंग के बैंडेज के रूप में यूज़ करते हैं। यदि बैंडेज का हम क्लासिफिकेशन देखेंगे तो 4 तरह से हमने इसको क्लासीफाई किया है। पहला इलास्टिक, दूसरा नॉन इलास्टिक बैंडेज, एडहेसिव बैंडेज और इम्प्रेग्नेटेड बैंडेज। फिर बात करेंगे हम नॉन इलास्टिक में बात करेंगे तो कॉटन आ गया इसमें, कॉटन हेवी वेफ्ट और
वेब कॉटन और वेफ्ट वूल। यदि कॉटन की बात करें नॉन इलास्टिक में कॉटन अनब्लीच्ड कैल्सिको, तो ये आएगा आपका ट्रायंगुलर बैंडेज। ये इस तरह का एक बैंडेज होता है, कॉटन का एक कपड़ा होता है जो आपके हाथ के मूवमेंट को या पैर के मूवमेंट को रोक के रखता है। ओपन वूव बैंडेज, ये इस तरह की आपने देखी है बैंडेज, जनरली ये पट्टी हर घाव पे बंधी हुई हर किसी ने एक बार देखी होगी। फिर डोमेट बैंडेज, डोमेट इससे थोड़ा सा जो इसकी जो साइज रहेगी, इसमें मेश साइज जो रहेगी वो थोड़ी कम रहेगी, इसका मेश साइज बड़ा रहेगा, इसका मेश साइज कम रहेगा। इसलिए बैंडेज को हमने डिवाइड किया 4 कैटेगरी में, इलास्टिक, नॉन इलास्टिक, अडेसिव और इम्प्रेग्नेटेड। नॉन इलास्टिक में फिर हमने कॉटन, कॉटन में अनब्लीच्ड कॉटन या अनब्लीच्ड कैल्सिको, उसी के साथ कॉटन हेवी वेफ्ट और वेब कॉटन। अब हम बात कर लेते हैं अगली कैटेगरी में इलास्टिक बैंडेज। इलास्टिक बैंडेज को हमने फिर 3 तरह से कैटेगराइज करा है, ट्विस्टिंग सर्टन वेब थ्रेड, रबर थ्रेड्स और क्रिम्पिंग। अब ट्विस्ट कर दिया आपने जो थ्रेड से उसको, तो एक आ जाएगा आपका इसमें क्रेप बैंडेज, फिर कॉटन स्ट्रेट बैंडेज और तीसरा आएगा कॉटन क्रेप बैंडेज। रबर थ्रेड्स की बात करेंगे तो कॉटन एंड रबर इलास्टिक बैंडेज, कॉटन एंड रबर इलास्टिक नेट बैंडेज। इसमें नेट रहेगा, इसमें नेट नहीं रहेगा, ये पूरा जो क्लॉथ रहेगा बैंडेज का वो पूरा कंप्लीट रहेगा। क्रिम्पिंग की बात करेंगे तो कॉटन कन्फर्मिंग बैंडेज, इस तरह की बैंडेज, इसका भी जो साइज रहेगा मेश साइज वो काफ़ी गहरा रहेगा। फिर इम्प्रेग्नेटेड और अडेसिव, अडेसिव में आएगा आपका वार्म फॉर अडेशन और सेल्फ अडेसिव। ये कुछ ऐसी बैंडेज होती है जिसको आपको पहले अडेशन के लिए या तो गर्म करना पड़ता है या लगा के फिर किसी चीज़ से हीट आप देते हैं तो ये गर्म होता है। मास डाई चाइलोन इसका एक एग्जांपल हो गया, और सेल्फ एडेसिव की जिंक ऑक्साइड प्लास्टर जो आपने देखे हैं वो सेल्फ एडेसिव बैंडेज के एग्जांपल हो गए हैं। इम्प्रेग्नेटेड में आपको लिनो और ओपन वेव, लिनो में कैल्शियम सल्फेट एंड एडेसिव, और ओपन मूव में क्या आगा जिंक प्लस पेस्ट बैंडेज और जिंक पेस्ट एंड कोल्टार बैंडेज। सेल्फ एडेसिव प्लास्टर, सेल्फ एडेसिव प्लास्टर क्या होते हैं? दीज कंसिस्ट ऑफ सेल्फ एडेसिव मास स्प्रेड ऑन ए सपोर्टिंग मटेरियल दैट मे बी अ प्लेन और इलास्टिक क्लॉथ और ए प्लास्टिक फिल्म। जनरली क्या होता है सेल्फ एडेसिव प्लास्टर की बात करेंगे तो जो एडेसिव मटेरियल, जो आपका एडेसिव मटेरियल है वो किसी एक ऐसे सपोर्टिंग मटेरियल पे स्प्रेड रहेगा, वो प्लेन रहेगा या फिर इलास्टिक कोई सा क्लॉथ हो गया या प्लास्टिक फिल्म पे हम उस मटेरियल को स्प्रेड कर देते हैं जो अडेर होगा बॉडी पे। द सपोर्ट में बी टिंटेड एंड फ्रेश कलर। बेलाडोना सेल्फ एडेसिव प्लास्टर, जनरली बेलाडोना सेल्फ एडेसिव प्लास्टर आपने देखा होगा जो जनरली गले पे काफ़ी ज़्यादा लोग लगाते हैं, इसको हमेशा आपने देखा है। अ बेलाडोना प्लास्टर कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर और सर्कुलर पीस ऑफ कॉटन, रेयन और मिक्स्ड कॉटन एंड रेयन क्लॉथ स्प्रेड इवनली विद द मास ऑफ कंटेनिंग एंड एक्सट्रैक्ट ऑफ बेलाडोना हर्ब और रूट। बेलाडोना हर्ब और रूट का जो एक्सट्रैक्ट है वो किस पे, कॉटन या रेयन मिक्स कॉटन पे या केवल कॉटन पे स्प्रेड रहता है, उसको हम यूज करते हैं। द प्लास्टर में भी परफॉर्म एंड द मास इज मेड पोरस और परमिएबल टू एयर। इसमें छोटे छोटे आपने छेद देखे होंगे तो इसको पोरस बनाते हैं और परमिएबल रहता है एयर के लिए। द एडेसिव सरफेस इज कवर्ड विद अ प्रोटेक्टर, जो एडेसिव सरफेस है उसको किसी एक प्रोटेक्टर से हम कवर्ड करके रखते हैं। एक तरफ देखा होगा आपने ब्लैक पार्टिकल दिखते हैं, दूसरी तरफ व्हाइट कलर का एक कवर दिखता है। इसको यूज क्यों करते हैं? दिस प्लास्टर इज यूज एज अ काउंटर इरिटेंट इन द रूमेटिज्म। किसी को रूमेटाइज अर्थराइटिस की जो प्रॉब्लम रहती है, दर्द होता है, तो वहाँ पर उसको काउंटर अटैक करने के लिए देते हैं। लंबेगो और न्यूरल्जिया, किसी को न्यूरल्जिया न्यूरोनल प्रॉब्लम होती है, पेन होता है, तो वहाँ पर हम इसको यूज करते हैं। वाटरप्रूफ माइक्रोपोरस सेल्फ एडेसिव प्लास्टर, इसकी बात करेंगे यदि हम वाटरप्रूफ सेल्फ एडेसिव माइक्रोपोरस प्लास्टर की बात करेंगे तो दिस इज सिमिलर टू प्रीवियस ड्रेसिंग बट बोथ फिल्म एंड मास आर परमिएबल टू एयर एंड वाटर वेपर। जो मास है और फिल्म है वो दोनों परमिएबल किसकी रहेगी? वाटर वेपर के लिए, नॉट फॉर वाटर, इट इज परमिएबल फॉर ओनली वाटर वेपर। द फिल्म इज इन द फॉर्म ऑफ ए माइक्रोपोरस प्लास्टिक फिल्टर, माइक्रोपोरस प्लास्टिक फिल्टर के रूप में ये रहती है। दैट अलोज पैसेज ऑफ एयर एंड वाटर वेपर्स बट नॉट लिक्विड वाटर। जो हम बात कर चुके हैं कि यह वेपर्स वाटर वेपर्स के लिए तो अलो करेगा लेकिन लिक्विड वाटर को अलो नहीं करेगा। हैंस कंपेयर्ड विद द अदर टू प्लास्टिक प्लास्टर दिस इज इंटरमीडिएट टू
प्रॉपर्टीज। अब सेल्फ एडहेसिव प्लास्टर कितने तरीके में बनते हैं? 3। प्लेन क्लॉथ हो जाएगा, इलास्टिक क्लॉथ हो जाएगा और प्लास्टिक फिल्म हो गया। इलास्टिक क्लॉथ में हम जिंक ऑक्साइड को जनरली यूज करते हैं और प्लेन क्लॉथ में बेलेडोना एक्सट्रैक्ट हो गया, सैलिसिलिक एसिड और जिंक ऑक्साइड। वहीं प्लास्टिक फिल्म की बात करेंगे तो परफोरेटेड प्लास्टिक सेल्फ एडेशन एडेसिव फिल्म प्लास्टर, वाटरप्रूफ प्लास्टिक सेल्फ एडेसिव प्लास्टर और वाटरप्रूफ माइक्रोपोरस सेल्फ एडेसिव प्लास्टर। इस तरह से ये हमारा आज का लेक्चर यहीं एंड होता है। हमने बात कर ली सर्जिकल ड्रेसिंग, कॉटन, गज, बैंडेज एंड एडेसिव। इसके सेकेंड पार्ट में हम टेस्टिंग्स की और बाकी चीज़ों की बात करेंगे। थैंक यू।